गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LK लर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अ टाइगर इन द जू, क्लास 10 CBSE इंग्लिश। इससे पहले हम 2 पोएम कर चुके हैं, आज हमारी 3rd पोएम है। पोइट है इसके लेस्ली नॉरिस। तो आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। आज की जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, देखिए इसमें जो पॉइंट है बेसिकली उन्होंने एक कॉन्ट्रास्ट लिया है कि टाइगर जो है अपने जब नेचुरल हैबिटेट में होता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, एंड जब वो जू में होता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है। तो इसमें बेसिकली कवि जो है वो ये कहना चाहता है कि हमें एनिमल्स को उनके नेचुरल पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में रहने देना चाहिए ताकि वो अपने फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस कर सके। He stalked in his vivid strip, the few steps on his case, on pad of velvet quiet in his quiet rest. He stalked in his vivid strip. Vivid का मीनिंग यहाँ पर है शाइनिंग। स्ट्रिप जो टाइगर की बॉडी पे जो स्ट्रिप बनी होती है उनसे मीनिंग है। तो हियर द पोएट वांट टू से दैट जू में जो सेलेक्टेड एरिया है वहां पर बाघ जो है, जो टाइगर है, वो अपनी शाइनी स्ट्रिप के साथ में वॉक करता है। जो उसकी स्किन है, शाइनी स्किन है, उसके साथ में धीरे धीरे घूमता है। द फ्यू स्टेप से मीनिंग ये है भाई वो कुछ ही कदम कर चल पाता है, बिकॉज द एरिया ऑफ केज वो सेलेक्टेड। तो वो जितनी उसमें जगह होती है वहाँ वो हियर एंड देयर वॉक करता है ऑन पेड ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में आया है क्वाइट। क्वाइट से मीनिंग ये है कि टाइगर का जो पैर होता है, जो फीट होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, लाइक वेलवेट। तो जब वो वॉक कर रहा होता है तो उसके पैरों की आवाज नहीं आती और वो साइलेंटली चुपचाप अपने पिंजरे में वॉक करता रहता है। इन हिज क्वाइट रेज। अब देखिए क्वाइट रेज, इनमें क्वाइट और रेज दोनों अपोजिट वर्ड का यूज किया गया है। तो इसका मीनिंग इसमें ये होगा कि वह क्या करता है, टाइगर एकदम क्वाइट रहकर साइलेंटली रेज अपने जो एंगर को है वो कंट्रोल करता है। जो नेचुरल हैबिटेट में जिस तरह से वो बिहेव करता है वो केस के अंदर नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं उसमें एक तरह से एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, बट उसको वो क्या करता है, साइलेंटली कंट्रोल करता है। गॉट इट? नेक्स्ट स्टेंजा है अपना। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer passes. अब इसमें देखिए he should be lurking in shadow. lurking यानी हाइड कर लेता है, sliding through long grass अपने आप को। In this stanza the poet want to say that if he is freed, अगर टाइगर फ्री होता तो वह अपने आप को स्लाइड करता, अपने आप को हाइड कर लेता, जो लंबी लंबी जो लॉन्ग ग्रासेस होती है उनमें, नियर द वाटर होल, जो कि वाटर बॉडीज बनी हुई होती है, जहाँ पूरे जो होल जंगल के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो वाटर ड्रिंक करने के लिए आते हैं। तो वहां पर वो अपने प्रे के लिए, अपने शिकार के लिए अपने आप को क्या करता, छिपा लेता। वेयर प्लम्प डियर पासेस, जहाँ पर वह अपने शिकार को पकड़ सकता, उसे खा सकता है ना, जहाँ उससे क्या होता, एक हिरन जो है उसे पकड़ सके, जब वो पानी पीने आए, चाहे वो एंटीलोप हो, हिरन हो, तो उसको वो पकड़ सके, उस अपने प्रे को वो ले सके। बट अभी इन दिस केस वो इस तरह से नहीं कर सकता। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा He should be snarling around houses at the jungle is barring his white fence, his claws, terrorizing the village. He should be snarling around houses. बस स्नार्ल का मतलब यहाँ पर है नैप लेना, एक झपकी लेना।
जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जंगल में फॉरेस्ट में होता तो ही शुड बी वो क्या कर पाता, हाउसेज हैं जंगल के किनारे की तरफ बने हुए जो हाउसेज है वहाँ उनके आसपास वो एक झपकी ले सकता, नैप ले सकता। बारिंग हिज वाइट फैंस हिज क्लोज, जो क्या कर पाता, अपने तेज दांत और अपने तेज जो उसके जो पंजे हैं उनसे टेररिटाइजिंग यानी अफ्रेड कर पाता द विलेज, वहाँ के गांव के लोगों में वो डर पैदा कर पाता। आपने देखा होगा व्हेन वी विजिट द जू, हम सब जानते हैं कि 1 या 2 फुट की दूरी पर जो लॉयन है या टाइगर है, एनी एनिमल है, बट हम फिर भी उसको क्या करते हैं, टीज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि वो हमारा हार्म नहीं कर पाएगा। बट यही कंडीशन अगर जंगल में हो, हमारे हमसे 1 या 2 फुट की दूरी पर लॉयन हो, तो क्या हम उसको टीज कर पाएंगे? नहीं। तो इस तरह से जो उसकी जितनी भी जो पावर है वो यूज नहीं आ पाती है। क्लियर है? तो यहाँ कहने का मीनिंग ये है कि वो इस तरह से रहना चाहता है कि जंगल में से निकलकर जंगल के कोने पर जब जो हाउसेस बने हुए हैं वहाँ पर वो स्नेल कर पाता, नैप ले पाता और अपने जो तेज दांत हैं, जो उसके पंजे हैं, उनसे वहाँ के लोगों को, वहाँ के रहने वाले विलेजर्स को टेररिटाइज कर सकता या उनको अफ्रेड, फियर कर पाता, उनको डरा सकता। जबकि केज में रहते हुए नहीं कर पाता। जब भी हम जू जाते हैं तो हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो पिंजरे के अंदर है, बाहर नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है अपना, बट ही लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। यहाँ पर जो पोएट है वापस से जू का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरह से, बट ही लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट का बना हुआ जो सेल है, दैट मीन्स कॉन्क्रीट सेल मीन्स वो जो केज है उसमें जो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी जो पावर है, वो क्या हो गई है, बंद हो गई है। बिहाइंड द बार कहने का मतलब उसकी जितनी पावर थी, कि जितनी कैपेसिटी थी, जो टेरर लोगों में पैदा करने की जो क्षमता थी, वो उसमें बंद होकर रह गई है, केज में बंद होकर रह गई है। टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब वो क्या करता है, वह बस पिंजरे में बैठा रहता है, कभी भी जो भी विजिटर आते हैं उनको टेररिटाइज करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उनको क्या करने की कोशिश करता है, वो उनको इग्नोर करता है। कभी भी वो उनको उनके ऊपर अटैक नहीं करता, बिकॉज उसकी जो पावर है वो क्या है, पूरी एक्सप्रेस नहीं हो पाती है, कॉज ऑफ कॉन्क्रीट सेल, केज के अंदर। क्लियर है? तो ये था हमारा स्टेंजा। नेक्स्ट जो हमारा स्टेंजा है दैट इज, he hears the last voice of at night, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब इसमें देखो, the poet want to say कि एट नाइट, लास्ट में नाइट में जब विजिटिंग टाइम ओवर हो जाते हैं तो जो पेट्रोलिंग गार्ड्स होते हैं वो चेकआउट करते हैं कि कोई केस का डोर ओपन तो नहीं है या एनिमल्स को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं, तो वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं। तो लास्ट में जो रात को बाघ को या उस जो टाइगर को जो सुनाई देती है वो होती है वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज होती है। और उसके बाद में एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आई, तो वो गेज करता है, स्टेयर मीन्स घूरना, गेज करना किसी भी चीज को। तो वो अपनी जो ब्रिलियंट आईज है यानी जो शाइनी आईज है उनसे वो उनको इस तरह से घूरता है कि जैसे एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जैसे कि वो उदास है और वो पिंजरे में है, अब कुछ कर नहीं सकता, इसलिए रात में सितारों को वो घूरता रहता है, जो हमारे जो तारे हैं उनको घूरता रहता है, और उसकी जो आईज है वो ब्रिलियंटली शाइन करती है। क्लियर है? तो ये थी हमारी पोएम।
बेसिकली इसमें जो आइडिया है वो यही है कि हमें जो एनिमल्स हैं उन्हें उनके उसी एनवायरनमेंट में रहने देना चाहिए जहाँ वो अच्छे से डेवलप हो, जहाँ वो अपने फीलिंग्स को, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ना कि उनको अपने मनोरंजन के लिए, हमें अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ना कि हमें उनको केज में डाल दे। क्लियर है? अब आती है इसकी जितने भी जो पोएट्रिक डिवाइसेस हैं वो हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से इसमें पोएट्रिक डिवाइसेस आई हुई हैं। देखिए, लिटरली डिवाइस फर्स्ट है एंजामेंट। एंजामेंट मैंने आपको बताया था, जब भी विदाउट लाइन ब्रेक हम अपनी पोएम में चलते हैं तो वहां पर जो पोएट्रिक डिवाइस होती है वो है एंजामेंट। विदाउट एनी ब्रेक, लाइन ब्रेक के जहाँ कहीं आपका कोमा या फुल स्टॉप नहीं आ रहा और लाइन बाय लाइन हमारी पोएम आगे बढ़ती है, दैट इज द एंजामेंट। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। अब इसमें आपको ध्यान देने की बात है कि हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारी पोएम में जो पोइट हैं लेस्ली नॉरिस, उन्होंने टाइगर को, टाइगर जो एनिमल है उनको हम इट लगा, उनके लिए हम इट यूज करते हैं, बट पोइट ने यूज किया है ही, लाइक उसको ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है। दैट्स वाई हमारी जो लिटरेसी डिवाइस नेक्स्ट होगी वो होगी पर्सोनिफिकेशन। क्लियर है? ऑक्सोमोरन, जब मैंने आपको फर्स्ट स्टैंजा बताया था तब मैंने बताया था क्वाइट एंड रेज दोनों अपोजिट, दो अपोजिट वर्ड्स जब एक साथ यूज में आते हैं ऑक्सोमोरन, तो हमारी पोएटिक डिवाइसेस क्या होती है? ऑक्सोमोरन। क्वाइट एकदम शांत और रेज यानी गुस्सा, एंगर, तो ये दोनों अपोजिट एक साथ यूज में आए हैं, दैट्स व्हाई द पोएट्रिक डिवाइस होगी हमारी ऑक्सोमोरन। क्लियर है? नेक्स्ट आता है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम है हमारी ABCD, सॉरी यहाँ होगा ABCD। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी पोएट्रिक डिवाइसेस हैं वो है अलिट्रेशन। अब देखिए, हमने जो देखा था ही हियर्स, इसमें अलिट्रेशन मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, जब हमारे कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट होती हैं तो वो होता है हमारा अलिट्रेशन। तो ही हियर्स, HS, इसकी जो साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, दैट्स व्हाई द पोएटिक डिवाइस है अलिट्रेशन। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस में मैंने आपको बताया था कि अलिट्रेशन में जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो एसोनेंस में हमारी वोवल साउंड रिपीट होती है। तो इसमें देखिए आई बार बार रिपीट हो रही है, वोवल साउंड विथ हिज ब्रिलियंट, तो यहाँ पर होगा एसोनेंस। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इमेजिनरी। इमेजिनरी हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पोइट अपनी पोएम में इमेजिनेशन करता है, तो यहाँ पोइट ने इमेजिनेशन किया है, एक उसका कॉन्ट्रास्ट लिया है कि वो जू में किस तरह से बिहेव करता है और जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल एनवायरनमेंट यानी जंगल में होता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है। दोनों सिचुएशन में किस तरह क्या क्या डिफरेंसेस है वो हमने पोएम में देखे। क्लियर है? तो ये थी आज की हमारी पोएम। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। पोएम अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें LK लर्निंग को। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।